हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही ये सभी प्रश्न सीटेट के नए पैटर्न पर आधारित हैं, यानी समझ पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है, केवल इसे छोड़कर। ऑप्शन ए है मूर्त से अमूर्त, बी है सरल से कठिन, सी है स्थानीय से वैश्विक और डी है अमूर्त से मूर्त। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी अमूर्त से मूर्त की ओर हम लोग नहीं जाते बल्कि मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। तो केवल इसे छोड़कर, अमूर्त से मूर्त को छोड़कर बाकी सबों का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ पर आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? ऑप्शन ए है निर्धारण, बी है निष्कर्ष निकालना, सी है अवलोकन और डी है पूर्वानुमान। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, निर्धारण कोई कौशल नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन ए है आकलन में सफलता प्राप्त करना, बी है विज्ञान की आधारभूत संकल्पना को समझना, सी है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना और डी है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सीखने वालों को यानी कि बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए, बी है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, सी है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, और डी है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, शिक्षार्थी यानी बच्चे जो हैं वो जब स्वयं कुछ करके देखेंगे, अपने निकटतम परिवेश का मैप बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? ऑप्शन ए है परियोजना कार्य, बी है क्षेत्र भ्रमण, सी है जनरल लिखना और डी है विचार मानचित्रण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, बी, सी, डी लगभग सभी सही हैं। तो ऑप्शन दो जो है हमारा, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए है गणनाएं और अनुमान, बी है माप के अनुसार चित्रण करना, सी है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी और डी है साफ सुथरा रेखांकन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी इसकी सहायता से होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, बी है पाठों को आनंददायक बनाना, सी है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना और डी है कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। अगला है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? ऑप्शन ए है
जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बी है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑप्शन सी है कि यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें, आपको ऐसा भी नहीं करना है। ऑप्शन डी है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो गया वो है ऑप्शन डी, क्रियाकलापों के लिए आप सबसे पहले उस स्थान के लिए एक सीट तैयार करेंगे, साथ ही सार्थक अध्ययन या फिर सार्थक अधिगम जो होता है ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसकी तरफ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन ए हम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चा एक्टिव है, ऑप्शन डी में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। बी है अधिकतम पौधों के नाम लिखना, यह तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ कि अधिकतम पौधों का अगर नाम लिखेंगे तो बच्चे ज़्यादा अवलोकन करेंगे। सी है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। और डी है समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, उनकी ऊंचाई और पत्तियों, गंध आदि के आधार पर वो जब उनका अंतर करेंगे तो वो गहराई से उसका अवलोकन करेंगे, तभी तो वो अंतर कर पाएंगे, तभी तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए है ऊर्जा, बी है मौसम, सी है सौरमंडल और डी है भोजन। तो देखिए विषय वस्तु यानी कि थीम की बात की जा रही है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भोजन जो है वो जो पर्यावरण अध्ययन का थीम है उसमें से एक है, बाकी ऊर्जा, मौसम, सौरमंडल ये सभी इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन ए है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बी है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। सी है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। और डी है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यह जो है मिड डे मील यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण का अधिगम है, इससे बच्चों में समानता की भावना आती है। आगे देखेंगे, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? ऑप्शन ए है चित्र पढ़ना, बी है फील्ड भ्रमण, सी है श्यामपट्ट का उपयोग और डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सबका उपयोग हम लोग करते हैं ईवीएस की कक्षा में। अगला है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। ऑप्शन ए है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। बी है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। सी है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। और डी है यह सस्ता और सुलभ है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यह जो है समुदाय जो है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने के अवसर प्रदान करता है। अगला है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना। बी है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, सी है पाठ्यचर्या से बाहर जाना और डी है पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। केवल पाठ्यचर्या से बाहर जाना नहीं कहा जा सकता है, या फिर यह भी नहीं कह सकते हैं कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे जो भी हैं या फिर जो भी चिंताएं हैं उनको पाठ्यपुस्तकों से जोड़ने को हम नहीं कह सकते। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना और जीवन से जोड़कर शिक्षा प्राप्त करना। अगला और अंतिम प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है?
ऑप्शन ए है समूह चर्चा, बी है पोस्टर बनाना, सी है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, और डी है कक्षा में बहस आयोजित करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, बच्चों को एक पौधे को अपनाने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, रख रखाव करने के लिए मदद करना। इसके लिए अगर आप प्रेरित करते हैं तो बच्चा ज़्यादा संवेदनशील होगा पेड़ों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।